हेलो बच्चों। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेस चैप्टर को। वाटर हमेशा से एक एक्टिव एजेंट रहा है। आप पानी को कहीं पर भी छोड़ देंगे तो वो एक सक्रिय कारक के रूप में काम करता है। लगातार इरोजन की सिचुएशन बनी रहती है। जहाँ पर भी पानी होगा वहाँ पर कटान की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी। इसीलिए नदियों में हमेशा देखेंगे जहाँ पर भी ढाल होती है वहाँ पर या तो बालू की बोरी रखी जाती है या बोल्डर्स डाले जाते हैं, जिससे नदी की चौड़ाई लगातार बढ़ती ना चली जाए। तो ऐसे में पूरी कोशिश होती है कि जो पानी है उसकी वजह से कम हो सके। जब तक पानी अपने शांत रूप में है तो आप उसका एक शीतलता या सौम्यता वाला रूप देख सकते हैं, क्योंकि वो शांत अवस्था में बह रहा है। लेकिन जब वो मात्रा से ज्यादा हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में जो उसका उग्र रूप है वो विनाश का कारण बनेगा। जब नदी सामान्य तौर पर बह रही होती है तब भी एक घर्षण या फ्रिक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। नदी अगर ऐसे बह रही है तो उसके साथ जो भी वाटर फ्लोइंग है उसके साथ जो फ्लो के साथ साथ फ्रिक्शन के साथ साथ उसके छोटे छोटे कण पार्टिकल्स और बाकी सारी चीजें मूवमेंट करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। और इसीलिए कहा जाता है, जिसे आप सेडिमेंट कहते हैं, अवसाद कहते हैं या सिल्ट कहते हैं, वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते चले जाते हैं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और फिर लास्ट में जब समुद्र में मिलने से पहले जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा का भी यही रीजन है। या फिर जो हिमालय के एरिया से ग्लेशियर से होते हुए जो पानी हमारे पास आता है और वो जो प्लेन्स में जब वो बहना शुरू करता है, क्योंकि जब वो हिमालय एरिया में है तो जो वाटर का जो फ्लो है वो काफी तेज है। और जब वो नीचे आ जाता है उस इलाके में तो उस इलाके में आने के बाद जो ऊपर के सारे सेडिमेंट्स हैं वो अपने साथ लेकर के आता है। और उसी से फिर आपका प्लेन्स का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्र जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में जो नॉर्मल वाटर फ्लो है वो एक हद तक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की जो मिट्टी है, जो आपकी सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए, वो फर्टाइल होती है। और उसकी फर्टिलिटी की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर डेंसिटी होती है। डेंसिटी बढ़ने से फिर आपका शहरीकरण होना शुरू होता है, अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन से भी फिर आप और आगे जाएंगे तो स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जब भी कहीं पर जनसंख्या का जमाव होता है या फिर एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन जिसे कहा जाता है, जब एक जगह पर पॉपुलेशन होती है और जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है तो वो एक प्रोसेस से जाती है। इसीलिए प्लान्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट भी होता है। और हालांकि जब जनसंख्या के बसने से पहले किसी शहर को नियोजित कर दिया जाता है तब वो प्लान्ड सिटी का कॉन्सेप्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि बाद में उसको रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से प्लान किया जाता है। तो ये प्रोसेस हैं जो लगातार चलते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये दो तो कॉन्सेप्ट हो गए पॉपुलेशन और सेटलमेंट्स के। इसके अलावा हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो नदियां हैं उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक चैप्टर है वो वाटर रिसोर्सेज का है। यहाँ पर दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। असम में आई हुई फ्लड की ही बात की जा रही है, क्योंकि जब फ्लड ऐसे एरिया में हिट करती है जहां पर पॉपुलेशन रहती है तो पॉपुलेशन के रहने की वजह से वहां पर उनके सेटलमेंट्स होंगे। सेटलमेंट्स के अलावा आप इमेजिन करिए कि अगर आपका घर है और आपके घर में पानी अगर आ जाता है तो क्या स्थिति। आपके ग्राउंड फ्लोर में बहुत सा सामान रखा होगा और वो सारा सामान अगर भीग जाता है या गीला हो जाता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आपका कितना डैमेज होगा। और साथ ही साथ जो भी आपके लोकल एरिया हैं
जब पानी आकर के वापस चला जाता है तो वो अपने साथ कीचड़, गंदगी, बालू, उन सब चीज़ों को छोड़ के जाता है। वो सारी चीज़ें भी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि उनको भी साफ करने के लिए फिर गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, नगर निगम को मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उनकी सफाई के बाद ही वापस से सुचारू रूप से व्यवस्था लागू होगी। तो अगर एक फ्लड हिट करता है तो वो इंडिविजुअल लेवल पर भी लॉस क्रिएट करता है, कम्युनिटी के लेवल पर लॉस क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के लेवल पर बर्डन बढ़ाता है, कई सारे इम्पैक्ट्स एक साथ देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं, जैसे पानी हर जगह है पर पीने योग्य नहीं है, इंसान हर जगह है लेकिन इंसानियत हर जगह नहीं है, तो ये फर्क है। धर्म हर जगह है लेकिन धार्मिकता हर जगह नहीं है, तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक उसी तरह पानी तो है, लेकिन आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जो अर्थ ही है वो पूरा ब्लू देखने में है। जो 3/4 है हमारे अर्थ के सरफेस का, वो कवर्ड है किससे? पानी से। 3/4 जो एरिया है वो पूरा का पूरा पानी से कवर है, बाकी बचे हुए एरिया में ही लैंड है। तो अगर आप बात करें, जब भी आप मैप देखते हैं, अगर आप इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे, अगर वाटर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि 3/4 एरिया में आपको सिर्फ पानी देखने को मिल रहा है, तो ये जितना भी एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये 3/4 आपका वाटर का एरिया है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये वाटर सेलाइन है, लवणता है, इसमें खारापन है, नमकीन है। जैसे कुछ लोगों के स्वभाव में मिठास नहीं होती, उनका स्वभाव ही खारा होता है, तो ठीक उसी तरह आप इसे कह सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये क्या है? जैसे किसी इंसान का स्वभाव रखने योग्य नहीं, वैसे ये पानी है, पीने योग्य नहीं। तो जो चीज रखने योग्य नहीं वो दूसरे को दी भी नहीं जानी चाहिए। मतलब समझ गए? तो जब आप किसी को समुद्र का पानी गिलास में नहीं दे सकते तो खराब स्वभाव भी नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल है, मेटाफर है, सिमिली है, दोनों को मिला के देखिए और एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं इस हिसाब से। तो जब आप समुद्र की बात कर रहे हैं तो जो ये 3/4 एरिया है आपका पूरा का पूरा, जो वाटर से कवर है, लेकिन आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते डे टू डे लाइफ में, उसका रीजन आपको पता है। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? अगर हम सलाइन वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास केवल ऑप्शन है फ्रेश वाटर। अब सवाल है कि फ्रेश वाटर फिर हमको कहाँ से मिलेगा? फ्रेश वाटर हमें मिल सकता है सरफेस पे। सरफेस पे भी कौन सा? जो आप देख रहे हैं, जो ताजे जल की नदी है, उसमें भी फिर आप डिवाइड करेंगे। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, तो ये रिवर्स आप दो तरफ से देख रहे हैं। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जब बात होती है तो हमें ये देखना होता है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो बेसिक ग्राउंड वाटर है, वो जमीन के नीचे है, और जो आपका सरफेस वाटर है वो रनिंग वाटर है। सरफेस वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब जब बाढ़ आती है या परिस्थिति गड़बड़ होती है तो सरफेस वाटर पूरा का पूरा बह जाता है, तो फिर अपने पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम वाटर रिसोर्सेस कहते हैं। वाटर रिसोर्सेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हम बचाकर कैसे रखें। आपके पास कोई भी रिसोर्स है, मान लीजिए मनी एक रिसोर्स है, हम कहते हैं कि लोग मनी के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं,
बट बेसिक ये है कि उसके पीछे का जो प्रेडिक्शन है, जो लॉजिक है, कि हमें पता है कि प्रेजेंट की हमारी इतनी नेसेसिटीज हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर अनप्रेडिक्टेबल खर्च आता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, किसी भी रूप में कोई प्रॉब्लम आती है, देन व्हाट इज योर अल्टरनेट ऑप्शन टू रिकवर योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ठीक उसी तरह जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं तो इसीलिए रिसोर्स में एक वर्ड यूज होता है कंजर्वेशन या प्रिजर्व करना, कि उसे जितना है हमारे पास वो तो हमें बचाना ही है, बचाने के साथ साथ यूज करना है। यूज क्यों करना है? क्योंकि प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, तो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज करना है, और उसके साथ साथ यूज करने के साथ साथ हमें फ्यूचर के लिए बचाकर रखना है, जिससे कि हमारे सारे काम अच्छे ढंग से हो सकें। और जब हम वाटर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नेशन के लेवल पर है, और वो इंटरनेशनल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर है। उसमें दिक्कत यहाँ पर आती है कि जो भी आपके पास पानी है वो मॉनसून के सीजन में होता है और वो बड़ी तेजी से बह करके चला जाता है। अब जब आप पानी को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए और बाकी अदर एस्पेक्ट्स में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आप कैसे यूज़ करेंगे, ये समझने वाली बात है। ऐसे में जब आप बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर पे हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? उसको रिचार्ज करना। लेकिन फ्लोइंग वाटर को रोकना ज़्यादा जरूरी है। अगर फ्लोइंग वाटर को हमने नहीं रोका, फ्लोइंग वाटर एक तरफ से नहीं रुकेगा, तो हम क्या करेंगे? रीजंस सिंपल है। मान लीजिए फ्लोइंग वाटर है, अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो अगर कश्मीर से लेकर के नीचे तक पानी जा रहा है, अगर हम उस वाटर को चैनलाइज कर दें और वो पानी वहां ना जाके सीधे समुद्र तक ना जा पाए, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो हमारे अदर सेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा पानी मिलेगा। जब उनको प्रॉपर पानी मिलेगा तो हम फिर ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। यूज करने, एक्सप्लॉइट करने में फर्क होता है। यूज एक प्रॉपर अमाउंट या प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, लेकिन जब एक लेवल से ज्यादा हम उसे यूटिलाइज करने लगते हैं तो उसे फिर हम एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर पूरी कोशिश ये होती है, क्योंकि आपको जितना रिक्वायरमेंट है और जितनी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में अपने आप एक्सप्लॉइटेशन का लेवल क्रिएट हो जाएगा। मतलब जितने की आपको ज़रूरत है और जितनी उपलब्धता है, उपलब्धता कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हर बार जब भी आप देखेंगे, चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे वो हैंड पाइप हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर लेवल से निकाली जाने वाली कोई चीज हो, हर जगह पर जो भी पानी है जब वो जमीन से निकाला जाता है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, जो भी समरसेबल है, तो वो जो पूरा का पूरा पानी निकाला जाता है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे क्यों है? क्योंकि हम लगातार उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फिर उस पानी को रिचार्ज होने में काफी ज्यादा समय लगता है और फिर उसका वेट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग कि कैसे फिर चीजों को मैनेज किया जाए, लेकिन प्रॉपरली उतना नहीं हो पाता है। वही जब बारिश का मौसम आता है तो पानी तुरंत बाहर आ जाता है, मतलब आपने तुरंत जो उसका वाटर लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है, और जब वाटर लेवल बढ़ गया है तो आपको पानी इजीली मिल जाएगा। वाटर लेवल नीचे है तो पानी आपको मिलने में कठिनाई होगी, और फिर उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पानी है हम फ्लोइंग वाटर को रोक नहीं पा रहे। रोकने का एक विकल्प बांध है,
दूसरा नहर है, तीसरा तालाब। हर गांव में तालाब के लिए जगह अधिग्रहित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब आप नक्शा देखेंगे, जो भू नक्शा होता है गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें पट्टा भी है, उसमें तालाब भी है, उसमें सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उस तालाब की उपलब्धता नहीं है। अब उसके अपने रीजंस हैं कि आप उसे जिस भी वे में देखें कि लोग उधर की तरफ ध्यान नहीं देते या जो भी है। बाकी जब आप नहर देखेंगे तो नहर कागजों में बनी हुई है। अगर वही चीज ओरिजिनल में बन जाए, जैसे जब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं किसी भी जिले में, तो हमें दिखता है कि यहाँ से यहाँ तक कई किलोमीटर की नहर का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं से बीच में टूट गई है, उसकी कनेक्टिविटी खराब हो गई है, और फिर उसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, कभी भी वो नहर प्रायोरिटी में आई ही नहीं। क्योंकि कृषि व्यवस्था तभी बदल सकती है जब पानी की व्यवस्था समुचित हो, सिंचाई के लिए कृषक को ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े। तो नहर की जगह बनी है, लेकिन नहर टूटी हुई है, और वो नहर तभी बनेगी जब उधर की तरफ शायद प्रयास किया जाएगा, वो सब प्रशासनिक क्षेत्र है। तो जो वाटर है, हमारे पास एक ऑप्शन सरफेस का है, एक ऑप्शन ग्राउंड का है। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका हमने देख लिया डिटेल। सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के साथ प्रॉब्लम है कि वो पानी रुकता नहीं है, और अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो पानी बह जाएगा। अब समस्या ये है कि कहीं कहीं पर जहां पर जनसंख्या नदी के मार्ग में बस गए हैं, मतलब यहाँ ठीक समझिएगा कि नदियां हमारे घरों में नहीं आ रही, हम नदियों के रास्ते में जाकर के बस रहे हैं। तो जब हम नदियों के रास्ते में जाकर के बसेंगे, तो उससे आने वाला जो उफान है, उससे आने वाली जो समस्याएं हैं, उससे अपने आप चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी। तो जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि नदी है, उसका एक अपना अधिग्रहण क्षेत्र होता है। अब उस अधिग्रहण क्षेत्र के बहुत करीब में आप चाहे कोई व्यवसायिक हो या व्यक्तिगत हो, किसी तरह की बिल्डिंग या किसी तरह का आवासीय निर्माण करेंगे तो पानी वहां तक जाएगा। तो एक समस्या नदी के साथ तो ये है कि हम उसका पानी रोक नहीं पा रहे सही ढंग से, समुचित ढंग से। अब जो भी योजनाएं हैं, नहीं है, या जो भी है, जो भी कारण आप देखें, वो फिर अलग से देखना पड़ेगा कारण क्या है। लेकिन एक तो कारण है कि हम जो नदी है उसका जल रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जो नदी के जल के अलावा नदी का जो पानी है वो अपनी सीमाओं को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब दो तरह की समस्याएं हैं, एक तो है कि हम प्रॉपर फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरा नदियां ओवरफ्लो हो जा रही हैं, दोनों तरफ से बाहर आ जा रही हैं। तो जब वो अपने अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर होकर के बहने लगेंगी, तो वो जान और माल दोनों का नुकसान करेंगी। अल्टीमेटली फिर उसमें जब बाढ़ आती है तो गांव की फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत से पशु और मवेशी बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं, बहुत सा अवसाद उसके साथ आ जाता, सॉरी, अवसाद कहेंगे, उसके साथ आ जाता है। तो ऐसे में जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है, बाकी चीजें होती हैं, तो फायदा तो होता है लेकिन बहुत थोड़ा, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस है वो काफी ज्यादा होता है, लोगों को इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है। और कहा गया है कि केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में वाटर स्कैरसिटी का सामना करना पड़ेगा 2025। अभी 2025 ही चल रहा है। तो जो वाटर स्कैरसिटी है, जल की कमी, वही बात है ना, पानी हर जगह है, हर जगह होने के बाद भी अपने लिए पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अगेन अब हमने देख लिया कि पानी को लेकर के समस्याएं हैं। तो जब पानी को लेकर के समस्याएं हैं, तो उससे निपटने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए। तो फिर क्या है? वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट क्या है कि सिंपल वे में अगर हम बात करें, पानी को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं या संरक्षित
कैसे कर सकते हैं, उसके क्या मेथड हो सकते हैं। कभी कभी हम उन्हें लो रेनफॉल से भी जोड़कर देखते हैं जब भी पानी की बात होती है, या फिर हम कैसे विजुअलाइज करते हैं जब भी हम कहते हैं पानी की कमी, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चित्र क्या बनता है, विजुअलाइजेशन ऑफ अ राजस्थानी विमेन, क्या है, बैलेंसिंग फ्रॉम मटकास। जो आपने मूवीज में देखा होगा कि महिलाएं, जिन्हें पनिहारन या शायद कुछ स्पेसिफिक कहते हैं, देखना पड़ेगा, जो महिलाएं हैं राजस्थानी क्षेत्र में जा रही हैं और अपने सिर पर मटका रखा हुआ है, हम वैसी स्थिति देख रहे हैं। तो जो ये सिचुएशन है जो हम विजुअलाइज करते हैं वो बेसिकली यही है कि पानी, अगर हम नगरीय क्षेत्रों में हैं तो बड़ी आसानी से हमने आज के ज़माने में नल चलाया, हमारे पास पानी आ गया। पानी कैसे आ गया, जो भी हमारे जो बड़े क्षेत्र हैं, नदी हो सकता है या जहाँ से भी, बेसिकली नदी होंगी, वहाँ से पानी का जो पावर सप्लाई है वो कनेक्ट है। हर इलाके के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपकी बड़ी बड़ी टंकियाँ डिवाइडेड हैं। उन टंकियों में पानी प्रॉपर समय से भरा जाता है, उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मोटर चाहिए, उससे होते हुए फिर पाइप लगे हुए हैं जो कि अंडरग्राउंड पाइप हैं और आपके घर तक आए हुए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा वाटर फ्लो है ये मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए फिर आप जल कर देते हैं जिसे आप वाटर टैक्स कहते हैं, और फिर आप सीवर टैक्स देते हैं कि आपकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, आपका जो भी डेली वेस्ट है उसको प्रॉपर वे में खत्म करने के लिए दिया गया है। तो जो आपका सीवर की चीजें हैं और जो भी आपका पानी की कनेक्टिविटी है उसकी वजह से बहुत चीजें आसान हैं। लेकिन अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कुएं देखने को मिलते थे, जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद धीरे धीरे हैंडपाइप ने जगह ले ली। क्योंकि अब हैंडपाइप में क्या है कि नीचे पाइप ऐसे डाला और वो पाताल तक, जमीन तक गया और उससे फिर आपने नल चला करके पानी निकाल लिया। अब ऐसी परिस्थिति में कुएं से पानी निकालने में पहले समय लगता था। आप अपने जो भी बर्तन है, क्योंकि एक बार में आपकी एक कैपेसिटी होगी, अगर आपको अपने घर में पूरे दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो पानी को स्टोर करके रखना है। और पता चला एक कुआं है, गांव के ज़्यादा लोग हैं, उसमें भी पता चला लाइन लगती थी, पानी निकालते थे, पानी को फिर स्टोर करना है तो अगर एक ड्रम भरना है तो उसके लिए आपको काफ़ी श्रम करना पड़ता था, शारीरिक श्रम। अब वही चीज़ क्या हुई, धीरे धीरे जब कन्वर्ट हुई तो फिर लोगों ने अपने घर में हैंड पाइप लगाया, लेकिन उससे भी ग्राउंड वाटर था, जो भी ग्राउंड वाटर था उसका लेवल नीचे जाने लगा। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें और परिवर्तित होने लग गई और अब धीरे धीरे हम नल के सिस्टम में आ गए हैं कि आपने बस नल चलाया, पानी मिल गया। तो सोचिए, जिस चीज़ के लिए पहले लोगों को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, आज वो चीज़ हमारे पास एक हल्का सा, एक नॉब कहेंगे, नॉब को घुमाते ही हमको मिल जा रही है। तो एक तरफ हमारा जो ह्यूमन का जो एफर्ट था वो तो कम हुआ, लेकिन शारीरिक क्षमता भी फिर घट गई। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार कम हो रही है, उसका एक रीजन ये भी है कि पहले एक चीज को पाने के लिए फिजिकल एफर्ट ज्यादा था, और अब के समय में कोई चीज अगर आसानी से उपलब्ध है तो जो फिजिकल एफर्ट है वो रिड्यूस हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमको कंफर्ट तो दिया, फिजिकल एफर्ट तो रिड्यूस किया, लेकिन उसकी वजह से हमने खुद ही बीमारियां बना ली। अब बात ये थी कि अगर फिजिकल एफर्ट हम रिड्यूस कर रहे हैं तो या तो उतनी मात्रा या प्रोपोर्शन में हमें फिजिकल एफर्ट डालना होगा किसी दूसरी तरफ से, तभी जाकर के चीजें अपने आप बैलेंस में आएंगी। तो जब हम राजस्थान के एरिया की बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ विजुअलाइज करते हैं, लेकिन जब हम और आगे आकर के देखते हैं तो कई बार आप देखेंगे जहां पर लो रेनफॉल है वहां पर पानी उपलब्ध है, और जहां पर हाई रेनफॉल है वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, वहां वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब ये जो दो तरह के जो अपोजिट चीजें बन रही हैं, ये कैसे बन रही हैं, वो इसीलिए बन पा रही हैं क्योंकि जहां पर लो वाटर रेनफॉल है वहां पर अवेलेबिलिटी तो कम है,
लेकिन उनका जो मैनेजमेंट ऑफ वाटर है वो बेहतर है। जहां पर हाई रेनफॉल है वहां पर पानी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ऑफ वाटर खराब है। तो जब मैनेजमेंट ऑफ वाटर खराब होगा तो फिर चीजें अपने आप गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें ये देखना होता है कि अवेलेबिलिटी के बावजूद भी क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके पास कोई चीज रिसोर्स भगवान ने ज्यादा दिया है, उन रिसोर्सेस को आप संभाल नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे। और कहीं कहीं पर जो वाटर है उसका जो एक्सेस है वो अनइक्वल है। जब आप वाटर के एक्सेस को देखते हैं वो अनइक्वल है। अलग अलग जगहों पर अगर प्रॉपर अमाउंट में लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिलेगा तो उससे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होने लगेगी। जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो ये हमको प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, बारिश के माध्यम से सीधे भी कई बार मिल जाता है। तो उससे चीजों को बदलाव तो होता है लेकिन फिर प्रॉब्लम वही होती है। जैसे ये एक बच्चे की फोटो दी है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कि पानी तो बहुत सारा है लेकिन अच्छा पानी मिल पाना जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे और अपने आप कई तरह की डिजीज देखने को मिलेगी। इजराइल में जहां पर 25 सेंटीमीटर एवरेज आपका एनुअल रेनफॉल है, जिसे हम औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? फिर हम जाकर अगर देखेंगे कि इजराइल में वाटर मैनेजमेंट का प्रोग्राम क्या है, उन्होंने अपने पानी को कैसे बेहतर कर रखा है, कैसे वो प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अगर हम वो देखेंगे तो हमको एक बार समझ में आ सकता है कि इजराइल 25 सेंटीमीटर पे सरवाइव कर रहा है और दूसरी जगह 114 सेंटीमीटर है। उसके बाद भी हमारे देश में प्रतिवर्ष बहुत बड़े भाग में सूखा पड़ता है। सूखे का मतलब ये है कि वहां पर उस साल बारिश ही नहीं हुई, पानी का सप्लाई ही नहीं है, तो अंततः फिर क्या होगा, वहां पर किसी तरह की फसल नहीं होगी। जब हम बात कर रहे थे कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज है तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आपकी अवेलेबिलिटी कम है और आप उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। और या एक्सप्लॉइटेशन है या ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। और तीसरे ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है उसकी बात हम करें कि आपके पास पानी अब है ही नहीं। पहला तो था अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से यूज है। अवेलेबिलिटी आपके पास जितनी है उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जा रहा है। फिर जो तीसरी वाली सिचुएशन थी वो क्या थी, जो तीसरी सिचुएशन थी वहां पर जो आपके पास टोटल अवेलेबिलिटी है अब वो खत्म ही हो गई है। आपके पास यूटिलाइजेशन के ऑप्शंस ही नहीं है। जब आपके पास यूटिलाइजेशन के ऑप्शंस ही नहीं है तो फिर तो सूखा अपने आप पड़ ही जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास खेत है, उसमें जितने की जरूरत थी उतना पानी था, आपका काम हो रहा था। अब आपके पास खेत है, जितनी की जरूरत है उससे कम पानी है, लेकिन आप लगातार खींचते जा रहे हैं, तो पानी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ रहा खेत के लिए। अब आपके पास खेत है और पानी नहीं है, फिर आप क्या डालेंगे? तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि सूखा पड़ जाएगा। तो भारत जैसी जगह पर जहां पर
यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और 114 सेंटीमीटर की डिफरेंस है, उसके बाद भी यहाँ पर एक जगह सूखा पड़ जा रहा है भारत में, जबकि दूसरी जगह इजराइल में चीजें वेल मैनेज्ड हैं। समुचित जल प्रबंधन का ना होना, सिंपल वे में अगर हम अपने वाटर को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो पूरा का पूरा पानी बह करके कहाँ चला जाएगा, वो अल्टीमेटली नदी नालों से बह करके समुद्र में चला जाएगा। और यही मूल कारण है देश में समस्या का। ये आप देख सकते हैं कि रियल टाइम फोटोज हैं, ये कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर, यहाँ पर जहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि शायद नॉर्मल व्यक्ति सरवाइव भी ना कर पाए, आईसी सिचुएशन है, टेम्परेचर लो है, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेटिक डिजास्टर एक पर्सन अपने सिर पर कैरी करके पानी लेकर के जा रहे हैं। दूसरा ये हर उस जगह के हालात हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए कई बार कहते हैं कि कैमरा उन जगहों पर जाना चाहिए जहां पर समस्याएं ज्यादा हैं, तो शायद उन जगहों पर भी नजर जाए जहां पर सुधार हो सकता है। आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तब तक चीजों में चेंज नहीं होगा। बिना एक्नॉलेजमेंट के आप किसी तरह के चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम जब इस तरह की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में ही अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एक्नॉलेजमेंट के दायरे में अभी नहीं है। पहले नहीं होता था, धीरे धीरे तहसील दिवस हुआ, ब्लॉक दिवस हुआ, अलग अलग फैसिलिटीज आई। जब हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम उन चीज़ों को कवर करेंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे गवर्नमेंट में चीज़ें चेंज हुई। लेकिन उनके बावजूद भी जो सुधार का एक स्तर है आम आदमी के जीवन के लिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो सुधार का जो स्तर है वो क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अभी भी बहुत सी जगह है जहां पर हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, जहां पर हम चेंज नहीं कर पा रहे, जहां पर हम स्ट्रक्चर को सुधार नहीं पा रहे। और इसके साथ ही हमें ये देखना होगा इन टर्म्स ऑफ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ नेशन, बहुत से ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से किसी तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे इरिगेशन के सेक्टर के लिए ट्यूबवेल्स की मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन इसने भी फिर वही काम किया जो कि अब तक होता आ रहा था। ट्यूबवेल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ही ग्राउंड वाटर का बढ़ा। तो इससे जब आप वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे वाटर अवेलेबिलिटी के साथ ही दूसरी क्या चीज आती है, वाटर अवेलेबिलिटी के साथ आपका फूड सिक्योरिटी जुड़ जाता है। अगर पानी नहीं है तो आपका अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं है तो खाद्यान्न नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं है तो खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, जब खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो बाजार में काला बाजारी होगी, काला बाजारी होगी तो हर चीज का जो दाम है वो बढ़ने लगेगा, हर चीज का दाम जब बढ़ेगा तो महंगाई आएगी, जब महंगाई आएगी तो आम आदमी के जीवन पर बोझ बढ़ेगा, उसकी जेब में चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जब आम आदमी का जीवन कठिन होगा तो अपने आप सारी चीजें चल गई। तो जो रूट लेवल से चीजें ऊपर तक जुड़ी हुई हैं, रूट लेवल से हर एक चीज ऊपर तक जुड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि वाटर रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है, एक चैप्टर ही तो है हम जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये चैप्टर वाटर की ही अगर हम बात करें, वाटर रिसोर्स ही हमारे हाल ही में आने वाले खाने से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, बस हमें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन चीजें काफी जुड़ी हुई हैं।
और जिस हिसाब से हम क्लाइमेट में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपने जीवन को ही कठिन बनाते चले जा रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है। तो ये डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहा है। जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं आजादी के तुरंत बाद, तो हमने इंटेंसिव लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को देखा था। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश से गए तो वो देश को काफी छिन्न भिन्न हालात में छोड़ करके गए थे। सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, या फिर जो भी व्यवस्थाएं निर्मित की थी वो उनके अपने लाभ के आधार पर निर्मित थी। ऐसे में भारत को अपनी जो अर्थव्यवस्था है या अपनी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ ढंग से बदल कर और बेहतर बनाने की जरूरत थी। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, एमएनसीज कंपनीज आई, तो फिर एक तरफ ये जो आपका 1960 वाला जो एरिया था वहां पर फिर हरित क्रांति और बाकी चीजें हुई। तो ये सारे जो परिवर्तन थे एक साथ जुड़े हुए थे और ये फिर पानी की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने का काम करने लगे। और जब पानी की डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं थी वो भी पैदा होने लगी। क्योंकि हमने जहां एक तरफ औद्योगिकरण पर ध्यान दिया, उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता थी, दूसरी तरफ हमने कृषि के व्यवसायीकरण पर ध्यान दिया। अब तक हम जहां कृषि को केवल एक जीविका निर्वहन का स्रोत मान रहे थे या माध्यम मान रहे थे, अब उससे ज्यादा आगे जाकर के समस्याएं विभिन्न रूप से देखने में आ रही थी। तो जब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, तो हमारे पास वही एकमात्र सोर्स बच रहा था जिससे कि हम चीजों से बदलाव कर सकते थे। लेकिन जो एक चैलेंजेस लगातार आ रहे थे, जितना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, जितना हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रेशर डेल्ट कर रहे थे, उस प्रेशर की वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो लगातार नीचे गिरती चली जा रही थी। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि लगातार ऐसे पल्यूटेंट्स होने की वजह से, जिससे उन पल्यूटेंट्स से हमारी जो चीजें हैं वो अपने आप खराब हो रही थी। पल्यूटेंट्स का सिंपल सा मतलब है आप उसमें पेस्टिसाइड्स ले सकते हैं, आप उसमें तरह तरह के केमिकल्स ले सकते हैं और आप उसमें डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी वजह से जो हमारा पानी है वो लगातार खराब होता जा रहा था। यहाँ पर अटल भूजल योजना दिया है जो कि अलग अलग ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। समय समय पर देश में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उनके नाम से, कभी कभी डायरेक्ट नाम से होती है, कभी कभी केवल प्रधानमंत्री शब्द से संबोधित होकर के विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे हाल में ही धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया। तो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं, मातृत्व के क्षेत्र में अलग योजनाएं, शिशु से संबंधित क्षेत्र में अलग योजनाएं, हर जगह अलग अलग तरह की, सड़क से संबंधित अलग योजना, आपका आवास से संबंधित अलग, मतलब हर क्षेत्र में जो योजनाएं होती हैं उनको चलाने का मूल उद्देश्य होता है जो भी सेक्टर अपने आप में डेफिसिट फील कर रहा है या जो अपने आप में नीचे की तरफ जा रहा है उनको अपलिफ्ट करना,
उससे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करना। और साथ ही वही सारी चीजें हैं कि फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ता है कि एक नॉमिनल कैलकुलेशन होता है कि पर डे पर पर्सन को कितनी जरूरत है, पर डे पर पर्सन को कितनी जरूरत है किस चीज की, उनके डे टू डे लाइफ के लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज और डेली काम है डेली के उसके लिए। फिर उसके बाद एक कैलकुलेशन होता है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए कितना चाहिए, और फिर इस तरह से एक पूरा कैलकुलेशन के बाद ये देखा जाता है कि होलसम में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो बेसिकली वाटर की स्कैरसिटी, कंजर्वेशन और उन चीज़ों से रिलेटेड है। कल जिसे हम देखेंगे वो हमारा होगा मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। एक छोटा सा हिंट दे दें कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का मतलब वही है कि जब बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश की जाती है तो पहला प्रयास होता है कि हम बांध बनाएं। बांध बनाने से पानी अपने आप रुक जाएगा, और जब पानी रुक जाएगा तो फिर चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम ये कंफर्म करें कि पानी की जो मात्रा है वो कंट्रोल कैसे होगी। लेकिन जब बांध बनाए गए तो उसके बाद भी कुछ विसंगतियां हुई, कुछ जनजीवन प्रभावित हुआ, कुछ जलीय जीव प्रभावित हुए, और उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे सोचे गए थे। लेकिन काफी हद तक रिजल्ट्स मिले और काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। स्टेट में अक्सर पानी के बंटवारे को लेकर के लड़ाई होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पानी के बंटवारे को लेकर के सुनने को आपको मिलेगा। अभी हाल में ही भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भी सुनने को मिला था। तो इस हिसाब से पानी को नियंत्रित करते हैं। बाकी अभी नहर और तालाब की व्यवस्था नहीं है, अभी केवल नदियों के जल को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, और इसी से हमारा नौ जल परिवहन जुड़ा हुआ है। जब नदियों में बराबर मात्रा में पानी होगा तो फिर ये प्रॉपर वहां पर नदियां चल सकती हैं। नेशनल वाटरवेज बने हैं, हाल में ही उनकी शुरुआत भी की गई थी, प्रयागराज से हल्दिया तक हो। तो उस चीज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर जो सेडिमेंटेशन लेवल कितना है, वाटर लेवल कितना है, साल भर पानी कितना रहता है, क्या उसमें ऐसी परिस्थितियां हैं कि नाव चलाई जा सके। तो आज का जो हमारा वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इसी में एड ऑन करेंगे और देखेंगे कि बांध बनाने से हमें क्या फायदे मिले। थैंक यू वेरी मच।